हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 का पार्ट 9। और आज पार्ट 9 में हम जानेंगे उदाहरण 4.7 को और उदाहरण 4.8। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उदाहरण 4.7 से। एग्जाम्पल 4.7 में कहा गया है कि कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है। ठीक है, यदि बॉक्स और रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.15 है। स्थैतिक घर्षण गुणांक याद कीजिए, किसका मान दे रखा है हमें, म्यू एस। ठीक है, तो रेलगाड़ी का वे अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, दैट इज ए, हमें ज्ञात करना है, जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। तो यानी कि जो ये एग्जाम्पल है ये पूरी तरह से रिलेटेड है स्थैतिक घर्षण बल से। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल में जो हमने सूत्र देखा था, दैट इज एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस कैपिटल एन। तो उसी सूत्र का यूज करते हुए आपको इसको निकालना है। इसमें कहा गया है कि कोई रेलगाड़ी का फर्श है जहां पर एक बॉक्स जो है स्थिर अवस्था में रखा गया है और उन दोनों के बीच में जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो है 0.15। और हमें निकालना है कि रेलगाड़ी का कौन सा त्वरण वो होना चाहिए, कौन सा अधिकतम त्वरण रेलगाड़ी का होना चाहिए जो कि उस बॉक्स को उस रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, तो आप इसको खुद करने की ट्राई कीजिए एंड देन हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हम सूत्र जानते हैं। सूत्र हमारे पास होता है म्यू एस, दिस म्यू एस इज लेस एंड इक्वल्स टू म्यू एस एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें त्वरण भी निकालना है, त्वरण ही निकालना है, इसके लिए हम इस सूत्र को थोड़ा चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि F बराबर होता है एम ए, ये सूत्र आपको याद होगा। तो F जो होगा उसकी जगह हम रख देंगे एम ए। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू म्यू एस इज लेस इज इक्वल्स टू म्यू एस एन इज इक्वल्स टू म्यू एस, और एन जो हमारे पास है, जो यार अभिलंब वाला बल है, उसको हम रख देंगे बराबर किसके, एम जी के। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी जब बल होता है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो उसके उसके नीचे की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं एम जी। ठीक है, और इसके ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं कैपिटल एन। तो आपने याद कीजिए, हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में समझा है साम्य अवस्था को। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक तरह से साम्य अवस्था में है, तो हम कह सकते हैं कि एन बराबर है एम जी के। तो यहाँ पर हमने एन की जगह एम जी रख दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने देखो पहले क्या करा है, पहले हमने सूत्र लिखा यहाँ पे कि म्यू एस इज लेस देन एन इक्वल्स टू म्यू एस एन। तो ये हमने सूत्र जो है पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इस सूत्र को हमने लिखा, फिर हमने क्या करा है, क्योंकि हमें त्वरण चाहिए तो हमने एफ की जगह क्या रख दिया है, नेक्स्ट लाइन में एम ए रख दिया। फिर हमने इसको ऐसे लिखा, म्यू एस को हमने एज इट इज लिख दिया है यहाँ पे। जो एन है, एन को हमने क्या कर दिया, यहाँ से जो है एन को हमने इक्वल टू रख दिया है एम जी के। एम जी के हमने यहाँ पे बराबर रखते हैं। तो आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कि हम यहाँ से एम से एम को यहाँ से कैंसिल कर देंगे और फिर हम यहाँ से इजिली जो है ए की वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। ए जो अधिकतम होगा, जो त्वरण अधिकतम होगा किसका, रेलगाड़ी का, वो हमारे पास आ जाएगा। म्यू जो है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में और वो है 0.15। और जी की वैल्यू हमें पता है, जी क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा त्वरण का, वो हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया है त्वरण से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है हमसे उदाहरण 4.8 में, 4 किलोग्राम का कोई गुटका एक क्षैतिज समतल पर रखा है। ठीक है, उदाहरण आप चित्र में देख सकते हैं कि हमारे पास एक गुटका है जिसका वेट कितना है, 4 किलोग्राम का, जो कि क्षैतिज समतल पर रखा गया। इस तरह से कुछ एक हमारे पास सरफेस है जिसपे वो रखा गया है। समतल को हम धीरे धीरे तब तक आनत किया जाता है जब तक कि क्षैतिज से किसी कोण, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री पर वह गुटका सरकना आरंभ नहीं कर देता। तो जो इस तरह से हमने इसको इंक्लाइन किया, इस तरह से बनाया गया है, जब तक कि वो सरकना आरंभ नहीं करता तब तक थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री पर। पृष्ठ और गुटके के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या है, हमें ज्ञात करना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि पृष्ठ और गुटके के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी कि म्यू एस। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, म्यू एस।
ठीक है। तो यहाँ पे म्यू एस को हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए पहले से इन्होंने क्या करा है, क्षैतिज घटक और यहाँ पे समतल घटक जो है वो यहाँ पे डिराइव करके पहले से दिया गया है, या फिर आप खुद भी से कर सकते हैं। तो हमें करना है कैसे सॉल्व इसको, हम क्या करेंगे, हमने बोला है कि यहाँ पे हमारे पास एक विराम अवस्था में, ये भी विराम अवस्था में है यहाँ पे गुटका, इसका जो द्रव्यमान है वो m कितना दे रखा है वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो हम देख सकते हैं इस पे कितने फोर्स जो है वो कार्य कर रहे हैं वो हमें निकालने हैं। देखो यहाँ पर क्योंकि इस मोशन में ये चल रहा है तो यहाँ पर जो है इसका वेट के कारण जो है यहाँ पे बल लग रहा होगा, इसके वेट के कारण सॉरी नीचे के ऊपर लगेगा, दैट इज mg। ठीक है, नीचे के ऊपर बल लगेगा उसे कहते हैं mg। mg को हमने कुछ घटकों में बांट दिया है, एक घटक होगा mg sin थीटा और दूसरा घटक होगा mg cos थीटा। इसके ऊपर क्यों कौन सा बल लगेगा, cos एंड बल लगेगा जो कि अभिलंबित लगता है, और पीछे की ओर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, Fs, जो हम जानते हैं कि जो घर्षण बल होता है, जो इसकी जो घर्षण बल होता है वो विपरीत दिशा में लगता है, इसके इस पर जो बल कार्य कर रहा होगा उसके विपरीत दिशा में यहाँ पे Fs लगता है, यानी स्टैटिक घर्षण स्टैटिक फोर्स इसके विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम बना लिया है, तो इस डायग्राम के आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमारा थीटा एंगल है जो कि mg और mg cos थीटा के बीच में है। तो ये बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं कि गुटके का जो भार है वो mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, समतल द्वारा गुटके पर लगाया गया जो अभिलंब बल होगा वो n होगा जो ऊपर की ओर लगाएगा। समुपस्थित गति का विरोध करने वाला स्थैतिक घर्षण बल है, जो कि डायरेक्शन आप देख सकते हैं डायग्राम। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, इजिली आप दे सकते हैं, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में साम्यावस्था पढ़ा है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पर जो बल होगा साम्यावस्था का सूत्र लगाते हैं इसको सॉल्व करने वाले। क्या सॉल्व करेंगे, देखो आप पहले बता सकते हैं एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से बल लग रहे हैं, वो बल है एफ एस और एम जी साइन थीटा। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे एफ एस बराबर एम जी साइन थीटा, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी कि एन जो है वो mg cos थीटा के बराबर है, n यानी कि mg। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं इसको हम कैसे करने वाले हैं। तो हमने पहली जो गुटके के साम्यावस्था में हमने एक सूत्र बनाया वो है mg sin थीटा बराबर fs, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी mg cos थीटा बराबर n। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन हो गई है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जो थीटा एंगल है वो बढ़ेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे स्वसमायोजित जो घर्षण बल होगा का मान भी बढ़ता जाएगा। जब तक थीटा जो बराबर है थीटा अधिकतम पर, यह अपना अधिकतम मान प्राप्त नहीं करता तब तक वो बढ़ता जाएगा, है ना, यानी कि इसका जो अधिकतम मान होता है वो तब तक वो बढ़ता जाएगा। एफ एस अधिकतम बराबर होता है म्यू एस एन के, वी नो दैट, जहाँ पे म्यू एस क्या है, गुटके और समतल के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है। हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, इसको हम क्या करने वाले हैं, एक दूसरे से डिवाइड करने वाले हैं। जो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप इजीली दे सकते हैं, यहाँ से mg से mg कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है tan थीटा के, tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे। और fs क्या वैल्यू रख देंगे, fs की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस एन। जब आप म्यू एस एन यहाँ पे रखेंगे तो एक n से और n से ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा tan थीटा बराबर म्यू एस, और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस। ओके, जब थीटा का मान थीटा अधिकतम से केवल कुछ ही अधिक होता है तो गुटके पर लघु नेट बल लगता है। हम जानते हैं कि जैसे से थीटा का मान जो है थीटा अधिकतम से कुछ अधिक हो जाएगा तो वहां पे का बल जो है वो कार्य करने लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे द्वारा फोर्स लगाया जाएगा उससे अधिक होना पड़ेगा उस पर एक लघु नेट बल कार्य करने के लिए, क्योंकि जो स्थैतिक घर्षण बल का सीमांत मान होगा उससे हमें ज्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए, तभी वो गुटका जो है वो सरकना आरंभ करेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं थीटा की वैल्यू जो है 15 डिग्री हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो म्यू एस बराबर हो जाएगा tan 15, यानी tan 15 की वैल्यू आप टेबल से दे सकते हैं। तो हमारे पास म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी 0.27। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है उसकी वैल्यू 0.27 होनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए, है ना, तब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे इस फाइल न्यूमेरिकल को। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उदाहरण 4.9 को देखेंगे और इसी के साथ हम जानेंगे नोटनिक घर्षण जिसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन को हम जानेंगे जो कि घर्षण बल का जो है लास्ट टाइप से। सो तब तक के लिए थैंक यू।